देखते हैं किसको किसको याद है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इस टॉपिक पे हम लोग ने फिनिश किया था, यही पढ़ ही रहे थे हम लोग। और इसको मैं फाई सिंबल से दिखाता हूँ। इस सिंबल से, सिंबल का नाम क्या बोला था मैंने? PHI, फाई। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसीलिए मैं इसको फाई ई से दिखाता हूँ। और लास्ट टाइम मैंने जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? इसका फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, अगर तुम लोग को याद है तो? ऐसा कुछ लिखा था, ई बार डॉट, क्या लिखा था यहाँ पे? ई बार डॉट ए बार। वैसे अगर तुम लोग को याद है, ए बार डॉट बी बार, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी कॉस थीटा, ये डॉट प्रोडक्ट है। वैसे ई बार डॉट ए बार कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मुझे क्या मिलता है? फ्लक्स मिलता है। इसका मतलब ये जो फ्लक्स है स्केलर है कि वेक्टर है? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ तो स्केलर मिलता है कि वेक्टर मिलता है? याद स्केलर। करो। स्केलर मिलता है मुझे। तो यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ पे मुझे एक और चीज याद रखनी है कि थीटा किसके बीच का एंगल है। फिर से लिख दिया था यहाँ पे, वेयर थीटा इज द एंगल, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच का एंगल है? फिर से लिख देता हूँ, ध्यान से देखना। ई बार एंड ए बार मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब इसको समझाने के लिए मैं तुम लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, तो तुम लोग को ये चीज अच्छे समझ में आ जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे, ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है? मेरे पास एक रिंग है, एज्यूम कर लो। मेरे पास एक रिंग है और रिंग में से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, देखो। ये सेंटर भी ले लेता हूं मैं इसका, ये सेंटर है रिंग का। और इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मैंने ड्रॉ किया। ये ई बार है, ई बार, ठीक है? और मैं देखता हूँ कि ये जो ई बार है वो ग्राउंड के साथ या फिर रेडियस के साथ, ठीक है? ग्राउंड के साथ या फिर रेडियस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का। मेरे पास ई बार गिवन है, मेरे पास 30 डिग्री गिवन है, ठीक है? क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग, पासिंग थ्रू द रिंग। और ये लोग ने बोला है कि जो एरिया है, ये जो रिंग है इसका एरिया कैपिटल ए है। इसका एरिया है, सपोज करो रेडियस को मैंने कैपिटल आर बोला, तो एरिया ये लोग ने बोल दिया कि पाई आर स्क्वायर है। एरिया है पाई आर स्क्वायर, ठीक है? ये फाइंड आउट करने बोला। प्लस ऑप्शन भी दिया है, ऑप्शन सुन लो अभी। पहला ऑप्शन बोल रहे हैं ये लोग ई इंटू पाई आर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन बोल रहे हैं ये लोग ई इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। ऑप्शन सी है हमारे पास ई इंटू पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे आएगा √3/2। और लास्ट वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये लोग बोल रहे हैं ई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय √2।
ये 4 ऑप्शन ये लोगों ने दिया है हम लोगों को और बोल रहे हैं कि इसमें से कोई एक आंसर है। तो आप लोग के हिसाब से क्या आएगा? तो आप लोग को सोचना है और बताना है। देखो फॉर्मूला ये है, ये सिचुएशन दे दी एग्जांपल नंबर 1 में। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आएगा? ओह, ऑप्शन सी आएगा। कैसे आया बताओ जरा। सर मैंने एरिया तो आपने दिया है ना, आर स्क्वायर पाई आर हाँ, स्क्वायर, और कॉस लगाना है, ए कॉस, तो कॉस 30√3/2 है। cos 30√3/2, वेरी गुड। तो यहाँ पे ई वैसे ही रहेगा, ए की जगह पे पाई आर स्क्वायर लिखना है और थीटा मैंने दे दिया 30 डिग्री। थीटा मैंने लिख दिया यहाँ पे 30 डिग्री। सो कॉस 30 कितना होता है? √3/2। तो कौन सा टिक मार्क करोगे आप लोग? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। याद रखो ऑप्शन सी रॉन्ग है। हाँ, ऑप्शन सी रॉन्ग है। ट्राई अच्छा किया पर ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक इसमें भी देखना था। थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। और कोई? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होता अगर मुझे पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होता। ठीक है, अभी और किसी को कुछ बोलना है कि मैं बताऊं कैसे आंसर कुछ और आएगा? थोड़ा सोचो। मैंने अभी यहाँ पे इसलिए इतने अच्छे से लिखा है, थोड़ा इस चीज को ऑब्जर्व करो। इस चीज को ऑब्जर्व करो। ये थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। थोड़ा सोच के देखो ना आप लोग। अगर ये रिंग है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और रेडियस अगर 30 डिग्री दे दिया, पर मैंने क्या बोला कि आपको जो एंगल लेना है ये थीटा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का लेना है। ये थीटा थोड़ी ना, ये थोड़ी ना एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये एरिया वेक्टर हुआ ना। समझ पाते हो? एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 60 ना। अब देखो ये एरिया वेक्टर है, ये वाली लाइन एरिया वेक्टर की है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की है। ये दोनों के बीच का एंगल चाहिए था मुझे। तो आप एंगल 30 पुट करोगे कि 60 पुट करोगे? सोचो क्या पुट करना है। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? हाँ सिंस सर। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 60 डिग्री है, 30 डिग्री नहीं है, ठीक है, 60 डिग्री। देयरफॉर cos 60 डिग्री कितना होगा? 1/2। तो अगर cos 60 1/2 होगा तो फिर फ्लक्स का फॉर्मूला जो है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करो, ई ए cos थीटा विच इज इक्वल टू, ई आप ऐसे ही लिखोगे, एरिया का मतलब मैंने बता दिया आपको पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे cos थीटा मतलब 1/2। cos थीटा मतलब 1/2। अब कौन सा आंसर मैच कर रहा है? ए बी सी सर बी। वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। किसी को कुछ डाउट है इसमें मैंने क्या किया? एक और क्वेश्चन करने की इच्छा रखते हो तुम लोग? एक और दू, एग्जाम्पल नंबर 2 दू? सर मतलब ये 30 यहाँ पर दिया है, उसको नहीं पकड़ना है ना, 90 - 30 करना है। हाँ, क्योंकि मुझे तो एंगल चाहिए एरिया वेक्टर का और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। एरिया वेक्टर तो इधर जा रहा है ना, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सर। यहाँ है, तो ये एंगल देखना है मुझे। ऐसा करना है। हाँ सर। चलो ट्राई करते हैं, एक और एग्जाम्पल देता हूँ मैं। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे सपोज करो। ये एक सरफेस है और इस बार यहाँ पे हम्म, 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 ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रही है, ठीक है। मैं आपको डायग्राम बना के दे दे रहा हूँ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। एरिया वेक्टर भी दे दे रहा हूँ मैं आपको। एरिया वेक्टर ये है, बट डायरेक्शन बताने के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ कौन सी चीज क्या है। ये एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है।
क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फ्लक्स, वो जो सरफेस दिया है उसका फ्लक्स कौन सा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू, पासिंग फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस निकालना है, फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस फाइंड आउट करना है। और ऑप्शन देखो क्या दिया है। पहला ऑप्शन दिया है सिर्फ EA/2, सेकेंड ऑप्शन दिया है सिर्फ EA, थर्ड ऑप्शन दिया है 0, और फोर्थ ऑप्शन दिया है 2 टाइम्स EA। बे चार में से एक ऑप्शन राइट है, बोला है फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस। और ये रेक्टेंगुलर सरफेस, और फिलहाल देखना जाए तो ये सरफेस एक्चुअली ऐसा रखा है, देखो थोड़ा अच्छे से अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो ऐसा रखा है ये सरफेस, ऐसा मतलब प्लेन के ऊपर, टेबल के ऊपर रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ऐसे सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। अब आप लोग को बताना है कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, इमेजिन करो और बताओ कितना हो सकता है। क्या आप लोग को डायरेक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में ये सेकंड एग्जांपल में एंगल दिखाई दे रहा है? क्या आपको डायरेक्टली कोई एंगल दिखाई दे रहा है कि आपको फिर से निकालना पड़ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 की तरह? बोलो। डायरेक्टली कोई एंगल दिख रहा है कि निकालना पड़ेगा कुछ? इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल दिखता है? क्योंकि अगर 90 डिग्री। 90 डिग्री है, खत्म करो ना फिर इधर ही, इतना क्या सोचते हो तुम लोग? ये एरिया वेक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? EA cos थीटा, सिंपल सिंपल तो दिया ही है। EA cos थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, और यहाँ पे तो एंगल दे ही दिया है, एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो थीटा कितना है यहाँ पे? सिंस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, 0। देयरफॉर cos 90 हो जाएगा हमारा 0, cos 90 0। तो यहाँ पे अगर cos 90 की वैल्यू पुट करूंगा, सीधा फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? C करेक्ट है। आई होप ये एग्जाम्पल समझ में आ चुका है सबको, कुछ खास था नहीं इसमें। अब मैं, अगर ये एग्जाम्पल समझ में आ गए, चलो इसके केसेस देख लेते हैं। 2-3 केसेस होते हैं इसके, आपका फ्लक्स कब पॉजिटिव, फ्लक्स कब नेगेटिव। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो एरिया वेक्टर ही है, एरिया वेक्टर से आगे कुछ नहीं। एरिया वेक्टर देखना है, सरफेस मत देखना। एग्जाम्पल देता हूँ, देखो अभी केसेस की बात करूंगा तो थोड़ा सा तुम लोग को क्लियर होगा। ट्राई करते हैं, देखो केसेस देखते हैं। केस 1, केस 1 हमेशा थीटा देखना है एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में। सपोज करो मेरे पास एक सरफेस है, और वो सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है। ये चीज मैंने बना के दिखाई है तुम लोगों को। ये सरफेस कुछ ऐसा दिख रहा है, देखो। हम्म, ये कुछ ऐसा दिख रहा है सरफेस। हम्म, छी, ऐसा नहीं दिख रहा है, रुको, ऐसा दिख रहा है सरफेस। बस देख के इमेजिन कर पाओगे उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये एक्चुअली ना राइट की तरफ, ये इसका सरफेस अज्यूम करो, हाँ राइट की तरफ, मतलब ये एक्चुअली ऐसे बनाया मैंने, ऐसे, ऐसे भी नहीं, ऐसे। ये वाला इससे अच्छा बन गया, नाम खराब पूरा, और अच्छा बनाना पड़ेगा, रुको। सीधा एक लाइन भी बना सकता हूँ, पता नहीं फिर तुम लोग इमेजिन ही नहीं कर पाओगे, तो फिर वो अलग चॉप हो जाएगा। अब बनना चाहिए, अब बन जाएगा। एक्चुअली अभी मैं तुम लोग को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया मैंने।
ये मैंने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। कोई मुझे बता सकता है इसमें एरिया वेक्टर कितना होगा? एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस ना। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ध्यान से देखोगे अगर आप लोग, इसका एरिया वेक्टर कहाँ दिख रहा होगा आप लोग को? एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है इसका, हाँ। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एरिया वेक्टर मैंने बना के दे दिया है तुम लोगों को, एरिया वेक्टर। अब सीधे सीधे बता दो एरिया वेक्टर और उसके बीच में थीटा कितना है? थीटा कितना दिखाई दे रहा है यहाँ पे? 0, 90, 180 डिग्री। अगर तुम लोग को अच्छे से दिख रहा है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है, तो थीटा यहाँ पे 0 डिग्री होगा। और कॉस जीरो की वैल्यू बता दो, 1 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? फ्लक्स का फॉर्मूला था ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा 0 है, कॉस 0 1, तो सीधा फ्लक्स कितना आएगा? सिर्फ ई इंटू ए आएगा। और ये फ्लक्स मैक्सिमम है। मैक्सिमम फ्लक्स किसी भी सरफेस से कब पास होगा? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से पैरेलल होंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ पे मैंने एक सर्कल बनाया, ड्रॉ किया, और पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, सॉरी, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में पानी जा रहा है, तो पानी पूरा का पूरा इस सरफेस से निकल जाएगा। डिपेंडिंग अपॉन एरिया पानी चले जाएगा। अगर आपने एरिया बढ़ा दिया, अगर आपने एरिया जो इतना रखा है इस बार इतना एरिया कर दिया, इतना, तो अगर पानी मेरे पास और अवेलेबल है, तो पानी तो फिर इसमें से भी जाएगा ना, इसमें से चले जाएगा, इसमें से पानी इजीली चले जाएगा। ठीक है, इसका मतलब देखो, पानी का डायरेक्शन एक्चुअली क्या है? अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है। पानी का डायरेक्शन अपना क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एरिया वेक्टर भी देख लो कैसा है, एरिया वेक्टर भी ऐसा है। तो यहाँ से मैक्सिमम पानी जाएगा। पर सोच के देखो, सोच के देखोगे अगर आप लोग, कि इस बार अगर मैंने आपको सरफेस ऐसा दिया, सरफेस ऐसा दिया, और पानी इस बार ऐसे जा रहा है, कितना पानी इसके एरिया से पास हो रहा है? इसके एरिया से कितना पानी पास हो रहा है? कुछ पानी जाएगा कि नहीं जाएगा इसके एरिया से? आंसर है नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एरिया वेक्टर देखो कैसा है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर है। चाहो तो नीचे भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अज्यूम करता हूँ कि मैं यहाँ खड़ा हूँ इस डायरेक्शन में, मतलब ऊपर खड़ा हूँ मैं। ऊपर खड़ा हूं तो एरिया वेक्टर देखो क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर मैं नीचे खड़ा होता तो मैं नीचे वाला एरिया वेक्टर लेता। तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। पर दोनों केस में एंगल 90 डिग्री आएगा। और उस केस में इसमें से फ्लक्स नहीं पास होगा, उस केस में इसमें से फ्लक्स पास नहीं होगा। ये चीज याद रखनी है आपको। तो पहला केस मैक्सिमम फ्लक्स जैसे आया, वैसे सेकेंड केस बना के दिखाता हूँ, रुको। केस टू, केस टू। अब केस टू में मुझे एक सरफेस लेना है। केस टू में एक सरफेस लेता हूं मैं, कुछ ऐसा सरफेस ले लेता हूँ। ये देखो प्लेन सरफेस लिया है मैंने, मतलब प्लेन के ऊपर। मैं अभी भी आप लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना के दिखा रहा हूँ, देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया मैंने। ये बनाया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब मैं बना रहा हूँ यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है। अब ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? यहाँ पे एंगल 90 है। थीटा कितना है? ये मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये है एरिया वेक्टर। इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? इस एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? आंसर है कुछ फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे है। तो थीटा अगर 90 डिग्री होगा, थीटा अगर 90 डिग्री होगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखना, थीटा 90 डिग्री है तो कॉस 90 यहाँ पे कितना हो जाएगा? कॉस 90 जीरो हो जाएगा। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है, सॉरी फ्लक्स का जो फॉर्मूला है क्या है? ई ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लिया 0, इधर 0 पुट करूंगा तो टोटल आंसर आएगा 0। तो जो फ्लक्स आएगा आपको 0, ये मिनिमम फ्लक्स आ रहा है। ये कौन सा फ्लक्स आ रहा है?
मिनिमम फ्लक्स आ रहा है। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री होगा। मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा? जब थीटा 0 डिग्री होगा। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है केस थ्री में ऐसा भी हो सकता है केस थ्री में कि आपके पास एक सरफेस है। सपोज करते हैं सरफेस ऐसा बना लेता हूं मैं। सपोज करते हैं सरफेस आपके पास फिर से ऐसा ही है। हाँ, ऐसा सरफेस कुछ है हमारे पास। ये सरफेस है। इस बार भले ही मैंने अज्यूम कर लिया कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है। ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताया। पर आप इस बार यहाँ पे खड़े होके ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्वर। ठीक है, आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो। अब जहाँ खड़े हो जाते हो आप, वहीं से लाइन शुरू हो जाती है। लॉल। तो मतलब जहाँ खड़े हो जाओगे आप, तो वहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बना दिया। एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जाने लगेगा, ये एरिया वेक्टर। अब मुझे आप लोग बताओ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना दिखाई दे रहा है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है? 180। 180 डिग्री है। तो यहाँ पे देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट में, और एरिया वेक्टर कहाँ पे है? एरिया वेक्टर है लेफ्ट में। तो एंगल तो ऐसे ही बनाते हैं ना, ऐसे। यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है। तो cos 180 डिग्री कितना होगा? cos 180 डिग्री किसको किसको निकालने आता है? cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री कितना होगा? कोई है जिसको मालूम है cos 180 डिग्री की वैल्यू? इसको नहीं मालूम है, अभी फिलहाल याद कर लो। ट्रिग्नोमेट्री हुआ क्या तुम लोगों का? ट्रिग्नोमेट्री कहाँ तक चल रहा है? सर हो गया। ट्रिग्नोमेट्री में 3 चैप्टर है शायद से, तीनों चैप्टर हो गए? सर 2 है, ट्रिग्नोमेट्री दोनों हो 1 गए? और 2। हाँ सर। तो cos 180 की वैल्यू तुम लोग को मालूम थी? सर 90 तक याद था मुझे। cos 180 का याद नहीं करना है, वो उसका मेथड है कुछ। sin 540 का पूछूं तो कितना आता है? बोलो। मैथ्स वाले। और जो मैथ्स नहीं लिए उन लोगों के लिए एक मेरे पास सिंपल वर्ड है, भी हाथ भी जोड़ना पड़ेगा तुम लोग के सामने। ये हाथ जोड़ रहा हूं मैं। अज्यूम कर लो हाथ। शी कितना गंदा दिख रहा है, एडिट जाएगा ये तो। A 540 की वैल्यू बताओ। आयुष आता है क्या हम लोग को ये sin 540 की वैल्यू? किसी को आता है ये 540 की वैल्यू निकालना? आर्यन? मुझे लगता है आर्यन नहीं कर पाएगा बस। सर वो इसको पाई तो बाय 180 क्या? क्या, सॉरी, एक साथ 4 लोग बोलते हैं। क्या कुछ सिंचैन कुछ बोली थी पहले, सिंचैन बोलेगी, चलो। क्या बोले थे आप? सर वो 180 बाय पाई करके कुछ करने का है क्या? 180 बाय पाई, 180। सर इसको कर आई गेस साइन 540 है ना, तो या इसको फिर आएगा पाई बाय साइन, 180? तो ये पाई आएगा बाय साइन 360 प्लस 180। वेदांत थोड़ा सही लाइन में जा रहा है। सर साइन 2 पाई प्लस 180। साइन 2 पाई प्लस 180, फिर इसके बाद फिर सर ये 180 को ही पकड़ने का अपने को, तो हो जाएगा साइन 180, तो हो जाएगा 0। साइन 180 को ही पकड़ने का है, तो आंसर आएगा 0। हाँ सर। राइट है, करेक्ट है। साइन 180 को ही पकड़ना है और फिर ये आंसर आएगा 0। तो अभी इसका आंसर बता दो मुझे फिर। साइन 630। चलो, इसका भी आंसर बता दो। ये हो गया तो वो भी बता दो।
आधे लोग सोच रहे क्या ही चल रहा है यहाँ सर पे। साइन 360 प्लस 270 360 प्लस 270, ओके। मतलब साइन 2 पाई प्लस 270। अच्छा, साइन 2 पाई प्लस 270, फिर सर अभी ये 270 अपना को टर्मिनल एंगल है, तो 270 को पकड़ना है, उसको भी हम लोग और स्प्लिट कर सकते हैं। करो स्प्लिट। -1। -1। ये किसने बताया मानव आपको -1? मानव नहीं सर, मैंने बोला। सर आयुष बोल आपने रहा बोला। वही सोचू, मुझे लगा मानव कहाँ से क्या खा के है मानव, रोटी, चाय रोटी। मानव मेरे नहीं सर। दोस्त नहीं खाए कुछ, तो आंसर -1 आएगा। आधे लोग की हवाइयां उड़ गई है, क्या कर रहे हैं ये लोग, पागल वागल हो गए ये लोग, कुछ तो हो गया है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं खुद समझा दूंगा तुम लोगों को। अभी सीखना है क्या तुम लोग को, कि जाने दूं मैं, जाने दूं? बता दो। बता दूं? चलो ठीक है, इसका आंसर बता के मैं बताता हूँ तुम लोग को कैसे करना होता है इसको। पहले फ्लक्स निकाल लेते, चलो। फ्लक्स का फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ई ए वैसे ही लिखोगे, और ये -1 है। फाइनली फ्लक्स कितना आएगा, -EA। इस बार फ्लक्स नेगेटिव आया है, देखो यहाँ पे फ्लक्स नेगेटिव है, यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स में यहाँ पे पॉजिटिव है, तो नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है यहाँ पे, नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकता है। कैसे होगा सुनना यहाँ पे ध्यान से। अभी मैं आप लोग को एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। आई होप ये जो 3 केसेस है, केस 3 था, केस 3, 3 केसेस है, आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आया होगा, कब नेगेटिव, कब पॉजिटिव, कब जीरो। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग अब रेडी है क्यूब वाले क्वेश्चन करने के लिए। एक बार क्यूब वाला क्वेश्चन बताता हूँ, और एक बार फिर वो एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी सिखा देता हूँ तुम लोग को, काम आएगा आगे, आगे काम आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं एक क्यूब बनाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखते जाओ। ये केस नंबर 4 है। मैं केस 4 बताने जा रहा हूँ आप लोगों को, केस 4। 3 केस हो गए बस, सिंपल सिंपल केसेस। अब मैं केस 4 बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लो। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अपने को एक चाहिए स्क्वायर, और फिर अपने को चाहिए एक छोटू सा और स्क्वायर। स्क्वायर होने के बाद इनको करेंगे ज्वाइन। अब ये स्क्वायर हो गया, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ पे ना मैं आप लोगों को कुछ बना के दिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूँ यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली एक बॉक्स रखा है, क्यूबिकल बॉक्स है ये, और उस क्यूबिकल बॉक्स में से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है। ये ऐसे बॉक्स रखा है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, आपको अज्यूम करना है पूरे बॉक्स में से ऐसे पास हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया। क्वेश्चन क्या पूछा है हम लोग से? क्वेश्चन पूछता है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सर्फेसेस, थ्रू all the surfaces, all the surfaces। अच्छा, मन में मेरे क्वेश्चन आ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सरफेस है कितना इसमें, इसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस है कितना? सिर्फ एंगल देखने आना चाहिए, बाकी अपना काम हो जाएगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस कितने दिख रहे हैं क्यूब में? नंबर ऑफ सरफेसेस कितने हैं सॉल्यूशन में? बताओ, नंबर ऑफ सरफेसेस कितने दिख रहे हैं? नंबर ऑफ सरफेसेस बोलो। 6। 6 दिख रहे हैं। अगर नंबर ऑफ सरफेस यहाँ पे 6 है, कितनी बार फ्लक्स निकालू? कितनी बार? 6 बार फ्लक्स निकालना पड़ेगा। अब देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर दे पाते हैं, ठीक है? मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ जो सीलिंग वाला फेस है और जो ग्राउंड वाला फेस है। अब ध्यान से देखते जाओ।
मैं एरिया वेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं तुम लोगों के सामने। एरिया वेक्टर एक अपवर्ड, मतलब ये जो सीलिंग है, मैं बाहर से देख रहा हूँ पूरे सिचुएशन को, ठीक है, मैं अज्यूम करता हूँ मैं बाहर से देख रहा हूँ। तो देखो बाहर का एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, मतलब सीलिंग का, और ये जो ग्राउंड है इसका एरिया वेक्टर नीचे आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, मैं फ्लक्स निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ये सीलिंग वाले सरफेस का, तो सीलिंग वाले सरफेस को मैंने सरफेस नंबर 1 बोल दिया, और ये जो ग्राउंड वाला सरफेस है ये, इसको सरफेस नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। देख पा रहे हैं हम लोग दोनों सरफेस, नीचे वाला हाँ सर। अच्छा एक चीज देखो, जो सरफेस 1 है, मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 निकालना है मुझे, फॉर्मूला तो यही आएगा, ई ए कॉस थीटा, और मुझे थीटा देखना है। देखो ना यहाँ पे ये जो सर एरो 90 बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बनाया, और ये जो एरिया वेक्टर बना दिया, कितना एंगल दिख रहा है ये? 90। cos 90 होता है 0, तो उस सरफेस से फ्लक्स तो निकलेगा ही नहीं, मतलब 0 आएगा। सिमिलरली देखो एरिया वेक्टर नीचे जा रहा है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे जा रही है, जो मैंने आपको ब्लू लाइन से दिखाया है। यहाँ पे भी एंगल कितना बन रहा है? 90। इस केस में थीटा 90 है, इसलिए 0 आ गया। फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस भी कितना आएगा? ये cos थीटा लिखूंगा, और यहाँ पे थीटा फिर से 90 डिग्री है, तो ये 0 आ जाएगा। अब एक बात करते हैं, ये फ्रंट वाले सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, देख लो फ्रंट वाले सरफेस, ये जो फ्रंट वाला सरफेस है, फ्रंट वाले सरफेस में भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, और बैक वाले सरफेस में भी एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। इसका मतलब अगर फ्रंट वाले सरफेस को मैंने 3 बोल दिया और बैक वाले सरफेस को 4, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ फ्लक्स 3 थर्ड सरफेस इज इक्वल टू फ्लक्स 3 फोर्थ सरफेस, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। क्यों? सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, पर एरिया वेक्टर तो सामने जा रहा है ना, और ये एंगल कितना बनेगा? फिर से ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, और एंगल 90 डिग्री है तो cos 90 कितना हो जाएगा? cos 90 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे थीटा फिर से कितना है? 90 डिग्री है। थीटा 90 तो cos 90 0। सबको समझ में आया? दिख रहा है तुम लोगों को? समझ में आ गया है? मैंने आप लोग को फ्लक्स 1 बता दिया, फ्लक्स 2 बता दिया, फ्लक्स 3 बता दिया, फ्लक्स 4 बता दिया। 1 और 2 किससे रिलेटेड है? 1 वाला ऊपर वाला सरफेस है ना, तो अप लिख देता हूँ यहाँ पे। ये 2 वाला डाउन वाला सरफेस है, तो मैंने यहाँ पे डाउन लिख दिया, है ना। और 3 वाला सरफेस कैसा दिख रहा है आपको? फ्रंट सरफेस दिख रहा है, फ्रंट सरफेस। और 4th वाला सपोज करो बैक सरफेस दिख रहा है, फ्रंट और बैक, ये हो गया। चारों का फ्लक्स 0 आया। अभी जो सरफेस की बात करेंगे हम लोग वो देख लो, कौन से सरफेस की बात करेंगे इस बार? ये वाले सरफेस की बात करेंगे। ये मैंने ये वाले सरफेस का एरिया वेक्टर ड्रॉ कर लिया आप लोग के सामने। एरिया वेक्टर शायद से जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है, ये सरफेस नंबर 5 अज्यूम करते हैं, ठीक है। जिस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है उसी डायरेक्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ब्लू लाइन और ये ब्लैक लाइन एक ही डायरेक्शन में। तो अगर मुझे फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस फाइंड आउट करना है, फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस अगर मुझे फाइंड आउट करना है, तब मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला तो अप्लाई करना पड़ेगा, ई ए कॉस थीटा। पर इस बार थीटा बता दो, सिंस थीटा कितना है? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना एंगल है? 0 डिग्री है ना इस बार, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे जा रही है और एरिया वेक्टर भी ऐसे ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब cos 0 कितना होगा? cos 0 सॉरी 1 होगा। cos 0 1 होगा, तो ये जो फ्लक्स थ्रू फिफ्थ सरफेस है वो कितना हो जाएगा? ई ए मैक्सिमम फ्लक्स होगा ना ये। पर अब बात करेंगे बैक सरफेस की, पीछे वाले सरफेस की बात करते हैं। देखो ये फिफ्थ सरफेस की तो बात कर लिया हम लोग ने, एक सरफेस बाकी, ये पीछे वाला, इसको सिक्स्थ सरफेस बोलते हैं। और इसका एरिया वेक्टर कहाँ जा रहा है? देखो पीछे जा रहा है, मैं बाहर से देख रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर पीछे जा रहा है, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब इसके केस में आप लोग मुझे बता सकते हो क्या, फ्लक्स थ्रू अगर मुझे सिक्स्थ सरफेस निकालना है, फॉर्मूला तो ई ए कॉस थीटा होगा, पर इस केस में थीटा कितना है वो बता दो, सोच के देख लो। अगर 180 है क्या? अगर 180 है तो हाँ cos सर। की वैल्यू कितनी होगी? cos 180 होता है -1। अगर cos 180 होता है -1, तो फिर फ्लक्स थ्रू सिक्स्थ सरफेस कितना आएगा? माइनस ई ए आ जाएगा, ठीक है। मैंने 6 सरफेस का निकाल लिया है, पर यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेसेस, तो इसको लिखते कैसे है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल द सरफेस ना, तो मैं इसको लिख देता हूँ सरफेस,
ऑल सरफेस लिख लेते हैं, फ्लक्स थ्रू ऑल सरफेस, ऑल सरफेसेस, ऑल सरफेसेस। वैसे सब सरफेस का फ्लक्स निकालना है, मतलब वो बोलना चाहता है मुझे कि फ्लक्स 1, फ्लक्स 2, डॉट 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 कहाँ तक जाना है, फ्लक्स 6 तक जाना है। और एक चीज अगर देखोगे तुम लोग, 1 + 2 + 3 + 4, 4 का तो 0 है, 5th का आंसर शायद से हम लोग ने ई ए निकाला, और 6th का आंसर हम लोग ने -EA निकाला। फाइनली फ्लक्स थ्रू सरफेस कितना आएगा, कितना दिखाई दे रहा है फ्लक्स थ्रू सरफेस? अगर दिखाई दे रहा है तो बढ़िया है, नहीं दिखाई दे रहा है तो लिख दिया मैंने। पूरे सरफेस में से कितना फ्लक्स दिखाई देगा तुम लोग को जाते हुए, कितना फ्लक्स पास होगा, कितना फ्लक्स पास होगा? 0 पास होगा। कितना पास होगा? 0 पास होगा। याद 0। रख, अगर मेरे पास एक प्लेन शीट होती ऐसे, अगर मैंने ऐसे एक प्लेन शीट लिया तुम लोग के सामने, ठीक है, यह सिर्फ प्लेन शीट है, और अगर मैंने आप लोग के सामने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लिया, ऐसे ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बना रहा हूं मैं, तो इसमें से फ्लक्स मैक्सिमम पास होता है। पर अगर ऐसे ही शीट लेके मैं एक क्यूब बना दूं और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रखूं, तो उसमें से फ्लक्स 0 पास होगा, उसमें से फ्लक्स 0 पास होगा। क्या ये चीज क्लियर है मुझे? सबको क्लियर है ये चीज? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। चलो, वेरी नाइस। सॉरी। तो अगर ये चीज क्लियर है, अब मैं आपको ये 4th केस था, 5th केस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। 5th केस, अब देखते हैं 5th केस। 5th केस क्या है? सब लोग को दिखाई दे रही ना स्क्रीन? केस नंबर 5, केस नंबर 5 की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे जो केस नंबर 5 है, केस नंबर 5 है, थोड़ा सा एक चीज सोचते हैं केस नंबर 5 समझने से पहले। मैंने आप लोगों के सामने, सपोज करो ये वापस से बनाया, वही चीज वापस से ड्रॉ करके दिखा रहा हूं मैं आप लोग को समझाने के लिए, ध्यान से देखते जाओ। अगर मैं आप लोग को बोलूं कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो ऐसा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया मैंने, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये ई बार का डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में ई बार जा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन सुनो, मैं आप लोग के सामने कुछ पॉइंट्स बना रहा हूँ, एक ये पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट, और एक ये वाला पॉइंट। अब आप लोग क्या ऑब्जर्व करना है यहाँ पे, सपोज करो ये जो पॉइंट है ये, इसका एरिया वेक्टर कहाँ जाएगा? अगर आप लोग राइट में खड़े हो यही जाएगा ना? ये समझ में आता है? एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये तो समझ में आ गया, इसका एरिया वेक्टर ऐसे ही जाएगा। इस पॉइंट का भी एरिया वेक्टर क्या इसी डायरेक्शन में जाएगा? सोचो, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलने हाँ का सर। मतलब है, दोनों एरिया वेक्टर अभी इलेक्ट्रिक फील्ड से पैरेलल ही है। और अगर मैं इसका एरिया वेक्टर बनाऊं तो ये भी ऐसे जाएगा, और इस वाले का एरिया वेक्टर बनाऊं तो भी वो ऐसे ही जाएगा। तो मेरे बोलने का मतलब ये है, आप इस सरफेस पे कोई भी पॉइंट ले लो, ये भी पॉइंट अगर मैं लूंगा, ये पॉइंट का भी एरिया वेक्टर यही जाएगा। तो बोलने का मतलब यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड से हर एक एरिया वेक्टर सेम ही एंगल बना रहा है, सेम ही एंगल बना रहा है। इलेक्ट्रिक, एक सरफेस की बात करूं, किसी एक सिंगल सरफेस की, अभी फिलहाल मेरे पास जो सरफेस है वो ये है, अभी मेरे पास जो सरफेस है वो ये है, मेरा सरफेस, सरफेस की बात किया मैंने, ठीक है, ये सरफेस। अभी फिलहाल मेरा जो सरफेस है उसमें एक्चुअली जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, यूनिफॉर्म है। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ई बार, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का क्या मतलब है? कॉन्स्टेंटली स्प्रेड है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कॉन्स्टेंटली मतलब हर एक एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल बना रही है, सेम एंगल। पर जो 5th केस दे रहा हूं मैं, 5th केस दे रहा हूं, वहां पे ऐसा नहीं होगा। अगर ये सेम एंगल बना रही है तो कब से मैंने आपको यही फॉर्मूला सिखाया, ई ए कॉस थीटा लिखो,
और थीटा यहाँ पे 0 डिग्री दिखाई दे रहा है मुझे, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में पैरेलल दिख रहे हैं दोनों, तो 0 डिग्री तो cos 0 1 होगा, और फ्लक्स आप लोग लिख सकते हो E है, मतलब मैक्सिमम फ्लक्स। और अब मैं आप लोग के सामने जो 5th केस बताने जा रहा हूँ, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, एक सरफेस पे यूनिफॉर्म नहीं होता। मतलब मैंने इस बार सरफेस ऐसे बनाया, ये कोई भी एक रैंडम सरफेस है, ठीक है। आप इसको 2D मत समझना, इसको 3D समझो, और इसको एक स्टोन की जैसा समझ लेना, या बलून की तरह समझो इसको, 3D में समझो इसको। और मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे देके रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज करो ऐसे देके रखा है मैंने तुम लोगों को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया मैंने। अब मैं कुछ ना यहाँ पे सरफेसेस लूंगा, थोड़ा सोचो। सॉरी, अगर मैंने ये सरफेस लिया, थोड़ा देखने की कोशिश करना, ये वाला सरफेस, ये वाला, आप इसको बलून की तरह अज्यूम करो, हाँ बलून की तरह। और जो रेड रेड से दिख रहा है आपको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब बलून की तरह समझने के बाद मैं चाहता हूं कि आप लोग इमेजिन करो ये चीज जो बनाया मैंने ग्रीन वाला। अब इसको सोचो, मतलब मैंने एक इलेक्ट्रिक वेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया, देखो एरिया वेक्टर चाहिए मुझे सरफेस पे, एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अगर आपका सरफेस ऐसा है तो एरिया वेक्टर ऐसा, आपका सरफेस टिल्ट कर दिया आपने तो एरिया वेक्टर ऐसा। तो यहाँ पे देखो ये जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर तो ऐसे जाएगा ना, ये एरिया वेक्टर है। और एंगल देखोगे तो फिलहाल ये बना रहा है, और फिलहाल ये एंगल को मैं अक्यूट एंगल बोल देता हूँ तुम लोग के लिए। सॉरी, अक्यूट एंगल बोल दूंगा मैं इसको। अब मैं इस सरफेस की बात करता हूँ, देखो इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऊपर जा रहा है इसका एरिया वेक्टर। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर भी अभी भी ऐसी ही है, मतलब इधर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है, इधर जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। इधर अक्यूट एंगल बन रहा था और इधर राइट एंगल बन रहा है, मतलब एक ही सरफेस में दो अलग अलग एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस सरफेस की बात करते हैं, देखो किस सरफेस की बात कर लेते हैं, सपोज करो इस सरफेस की बात कर लेता हूँ मैं, किसकी बात करूँ, इस वाले की बात करूँ। तो यहाँ पे अगर सरफेस का एरिया वेक्टर बनाना है वो तो ऐसे बनेगा, ये एरिया वेक्टर बनाया मैंने ए बार, यहाँ पे ये जो डायरेक्शन बनाया ये भी ए बार का था। पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी सामने ही जा रही है ना, और दोनों के बीच में एंगल अभी कितना दिख रहा है आप लोग को, इस बार ये ऑप्ट्यूस एंगल बन गया ओ ए, एक अक्यूट है, एक राइट एंगल है, एक ऑप्ट्यूस एंगल हो गया, अलग अलग एंगल बनता है। और अगर मैं अभी इस सरफेस की बात करूं, ये वाले सरफेस की, इसका एरिया वेक्टर तो सीधा सीधा पीछे जा रहा है, और इस बार एंगल 180 डिग्री हो गया, क्योंकि ये एरिया वेक्टर है। सॉरी, ये एरिया वेक्टर है और ये आगे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। तो यहाँ पे मैं ये वाला वर्ड यूज कर सकता हूँ क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब था कि हर एक एरिया वेक्टर के साथ, यहाँ पे जो मैंने बनाया ये वाला केस, हर एक एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल बना रहा था, हर एक इलेक्ट्रिक हर एक एरिया वेक्टर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एंगल बना रहा था। पर क्या ये जो केस बनाया मैंने आप लोग सामने बलून वाला, ये आप 3D सरफेस अज्यूम कर रहे हो, इसको 3D सरफेस अज्यूम करना है, 3D सरफेस। क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक एरिया वेक्टर के साथ सेम एंगल बना रहा है क्या, सोचो, सेम एंगल बन रहा है कि अलग अलग नहीं एंगल। सर। सेम एंगल अगर यहाँ पे नहीं बन रहा है तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ई बार इज नॉट यूनिफॉर्म, इज नॉट यूनिफॉर्म। नॉट यूनिफॉर्म का मतलब होता है इसको, और आप लिख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉन यूनिफॉर्म है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है एरिया वेक्टर के साथ, तो आप कभी भी ये फॉर्मूला मत यूज करना, ई ए कॉस थीटा,
ये फॉर्मूला रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। ऐसे टाइम पे मैं देखता हूँ क्योंकि थीटा कंटिन्यूअसली बदल रहा है, एरिया वेक्टर भी यहाँ पे बदल सकता है। तो ऐसे टाइम पे साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला, ऐसे टाइम पे साइंटिस्ट लोग ने क्या बोला, मैं थोड़ा सा फॉर्मूला मैंने रॉन्ग लिखा है, यहाँ पे फ्लक्स लिखना है मुझे, रुको। अब ऐसे टाइम पे साइंटिस्ट लोग ने ये बोला कि आप क्या करोगे, जितने भी आपने यहाँ पे एरिया वेक्टर लिए ना, ये वाला, ये वाला, ये वाला, आप सब एरिया वेक्टर को पहले सेम अज्यूम करो। सेम अज्यूम करो मतलब सर, आप जितने भी एरिया वेक्टर ले रहे हो सबको सेम पार्ट में तोड़ो। तो ये जो सेम पार्ट में तोड़ने वाला कॉन्सेप्ट है, इन लोगों ने बोला कि सबको डीए बार ले लो, डीए, 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 और यहाँ पे भी क्या आएगा, डीए बार। अब तुम लोग बोलोगे कि डीए क्या है, डी मतलब स्मॉल चेंज, मतलब आपने स्मॉल एरिया लिया और हर एक जो पार्ट लिया, छोटा छोटा पीस लिया, सब डीए लिया। नॉर्मली फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा था ना, आप वही लिखोगे फॉर्मूला ई, बस यहाँ पे ए के बदले डी ए लिख दोगे, ई के बदले डी ए लिखोगे और यहाँ पे कॉस थीटा लिख दोगे। और क्योंकि अब ये थोड़ा सा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स की तरह, तो जहां डीएक्स दिखाई दिया वहां पे एक चीज करना नेसेसरी हो जाता है, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करते हैं हम लोग, बिना इंटीग्रेशन के इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में इंटीग्रेशन करते हैं। पर यहाँ पे इंटीग्रेशन का देखो बाउंडेशन क्या है मैंने तुम लोग को बताया कि अगर इंटीग्रेशन में निकाल रहा हूँ, सपोज करो x रेज टू n का विद रिस्पेक्ट टू dx, तो आंसर तो आप लोग को पता है कि x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन आएगा, x रेज टू n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास लिमिट्स नहीं गिवन है, इसलिए मैं यहाँ पे c लिखता हूँ, मतलब प्लस c। और अगर मेरे पास लिमिट्स होती a कॉमा b, तो जो मेरा आंसर होता उसमें मैं c नहीं लिखता, ये मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया था। यहाँ पे क्या करना है, ऐसे टाइम पे जो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ, ऐसे टाइम पे जो मैं इंटीग्रेशन करता हूँ उसको क्लोज्ड इंटीग्रेशन बोलता है। क्लोज इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब होता है आप स्टार्ट सपोज करो ये पॉइंट से कर रहे हो, हर पॉइंट को कवर करो, हर एक जितने भी सर्कल है, जितने भी छोटे छोटे एरिया है सबको कवर करो, पर जहां से स्टार्ट किया घूम फिर के वहीं पे आना पड़ेगा आपको लास्ट में। मतलब जहां से स्टार्ट करो वहीं पे खत्म करो, जहां से स्टार्ट किया वहीं पे खत्म किया, इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। तो क्लोज इंटीग्रेशन दिखाओ कैसे, बस इंटीग्रेशन के ऊपर एक सर्कल बना दो। इंटीग्रेशन के ऊपर सर्कल बनाना मतलब इसको बोलते हैं क्लोज इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, क्लोज इंटीग्रेशन बोलो, या मैथ्स की भाषा में इसको क्लोज इंटीग्रल बोलता है। इंटीग्रेशन बोलो, इंटीग्रल बोलो, सेम मतलब है दोनों का। तो क्लोज इंटीग्रेशन कर रहा हूं, जहां से स्टार्ट करना है वहीं पे खत्म करना है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके पास क्या है, सपोज करो एक डिस्क है, अज्यूम करो आपके पास एक डिस्क है। देखो एक डिस्क बनाने की कोशिश करता हूं मैं, मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है मेरे पास। ये डिस्क का एक छोटा सा पार्ट देता हूं मैं आपको, सपोज करो ये एक छोटा सा पार्ट है, ये वाला पार्ट। ये पार्ट को मैंने क्या लिया, डीए ले लिया, डीए, ठीक है। और मैंने आपको इसका रेडियस भी दे दिया है, रेडियस आर है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसका ना, ये जो डीए है इसको इंटीग्रेट करो और इसका एरिया निकालो, इंटीग्रेट करो और इसका एरिया निकालो। खाली बस एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। इंटीग्रेट करो, वो इंटीग्रेट करने का एक अलग तरीका होता है, मैं खाली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लोज इंटीग्रेशन कैसे लोगे। तो अगर मुझे इंटीग्रेट करना है इसको, तो जहां से स्टार्ट करूंगा ऐसे छोटे 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 क्या करूंगा, एरिया लूंगा और फाइनली मैं यहीं पे आ जाऊंगा। तो क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीए का, क्लोज इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डीए का, ठीक है। मैं खाली सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा मैंने एक चीज समझाया था आप लोग को, सोच के देखो ना, अगर ये जो मैंने छोटा सा लिया है डीए, ऐसे डीए 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 ये सबको ऐड करना है। इंटीग्रेशन मतलब सम करना होता है, हाँ, इंटीग्रेशन मतलब सम। तो छोटे छोटे डीएस को ऐड करते जाओ, डीए डीए डीए, ऐसे छोटे छोटे डीएस को ऐड करते जाना है तुम लोग को। फाइनली एक ऐसा टाइम आएगा, ऐसा टाइम आएगा जब जितने भी तुम लोग ने डीए लिए हैं सब कवर हो जाएंगे। तो और सब डीए कवर हो जाएंगे तो बेसिकली तुम लोग को इसका एरिया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा। और तुम लोग एक बात बता दो, क्योंकि ये जो डिस्क है, डिस्क के ऊपर का मैंने सरफेस लिया था, डिस्क के ऊपर का सरफेस लिया था मैंने, रेडियस इसका आर बता दिया था तुम लोग को। छोटे छोटे डीए 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 को ऐड करूं तो सोचो मुझे आंसर जो आएगा वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सोच के देखो, क्या मैं पूरा एरिया कवर कर लूंगा एक टाइम के बाद? क्या सोच सकते हो इतना तुम लोग? क्या इतना सोच सकता हूं मैं कि पूरा एरिया कवर कर लोगे तुम लोग?
मतलब अगर सर्कल के ऊपर तुम लोग को मैं छोटा सा डीए दे दूं, तो उसको सम करके 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 तुम लोग को क्या आएगा, करते करते आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, जो सरफेस एरिया है। सिमिलरली अगर मैंने तुम लोग को ये एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, रेक्टेंगल का एक छोटा सा पार्ट ये कट किया, इसको बोला डीए, ठीक है, इसको बोला डीए, और रेक्टेंगल है ये, ठीक है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का एरिया सपोज करो मैंने ये एल बोल दिया, लेंथ, और ये ब्रेथ, और ये डीए है इसका एरिया। अगर मैं डीए को इंटीग्रेट करूं ओवर द क्लोज सरफेस, क्या आंसर आएगा? आपको ना पूरा डीए 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 कवर करना है, खाली ऐड करना है। तो ये जितने भी डीए है पूरा ऐड करते जाओगे। बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ डीए मतलब, और ये जो डीए किसका एरिया है? रेक्टेंगल का एरिया। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीए करोगे तो लेंथ इनटू ब्रेथ आएगा। क्यों? छोटे छोटे एरिया को ऐड करते जाऊंगा, फाइनली मुझे पूरे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये एक सिंपल तरीका होता है क्लोज इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का। जब इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये खाली एग्जाम्पल के लिए समझाया मैंने। सबको क्लियर है ये पार्ट क्लियर है हाँ सबको? सर। यस सर। तो ये पूरा जितनी भी चीजें मैंने आपको अभी बताई, ये पूरा फ्लक्स था। पूरा किसके बारे में था? ये फ्लक्स था। फ्लक्स की डेफिनेशन भी बताई थी मैंने आप लोग को। क्या बताया था सोचो? फ्लक्स की डेफिनेशन क्या थी? द टोटल नंबर ऑफ line of forces, the total number of line of forces passing normally through the given area, passing normally through the given area। यहाँ पे मैंने उस टाइम पे जब ये डेफिनेशन लिखाई थी तो एक चीज को बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया था, वो था नॉर्मली ही पास होना चाहिए फ्लक्स। नॉर्मली मतलब सरफेस से नॉर्मल, हाँ। फ्लक्स मतलब लाइन ऑफ फोर्सेस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रेड कलर की लाइन है, ये सरफेस से परपेंडिकुलर है, मतलब नॉर्मल है। तब जाके जो फ्लक्स मिलता है वो मैक्सिमम मिलता है, वरना फ्लक्स नहीं मिलेगा, फ्लक्स मिलेगा मिनिमम। ठीक है? सबको क्लियर है ये? फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है? हाँ सर। चलो ठीक है, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर फ्लक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं। अभी मैं थोड़ा सा आप लोग को बताने वाला हूँ अभी के लिए, एक सेकेंड। अभी के लिए फिलहाल मैं आप लोग को गॉस लॉ बताने वाला हूँ। क्या बोला मैंने? सुन लो, क्या वर्ड बोला मैंने? बस 10-15 मिनट का हार्डली लेक्चर है। गॉस लॉ भी समझाऊंगा, और इसका प्रूफ जो दिया है वो नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम शायद से ये चैप्टर का थियोरेटिकल पोर्शन का या तो सेकंड लास्ट क्लास होगी, क्योंकि मैंने अभी आपको एक छोटे सा टॉपिक नहीं बताया है, वो भी बताना पड़ेगा। तो ये 5th लेक्चर है, तो 7 लेक्चर तो लगेगा ही। ठीक है, और 2 लेक्चर लगेंगे शायद इसके बाद। तो अभी फिलहाल मैं आपके सामने बात करने वाला हूँ गॉस लॉ की। ये गॉस लॉ करा रहा हूं मैं अभी आप लोग को। सुन लो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ गलती से छोड़ना मत। एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो उसके लिए प्रिपेयर रहने के लिए गॉस लॉ आना चाहिए। चलो गॉस लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ध्यान से भी सुन लेना। गॉस लॉ, पहले इसका फॉर्मूला बताऊंगा, फिर इसके ऊपर कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे इसको यूज करते हैं। ध्यान से सुनते जाना सब लोग। गॉस लॉ का पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला, फिर इसका स्टेटमेंट बना देंगे हम लोग फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ मैं तुम लोग को। इसका फॉर्मूला क्या दिखता है, कैसे दिखता है? गॉस लॉ बोलता है कि जो अगर मेरे पास कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, अगर क्लोज सरफेस के अंदर मैंने एक चार्ज को रखा, सुनना ध्यान से। मेरे पास ये क्लोज्ड सरफेस है, यानी रैंडम सरफेस। ये कोई एक रैंडम सा सरफेस है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा है क्यू। ये कोई भी रैंडम सा सरफेस है, इसके अंदर मैंने एक चार्ज रखा है क्यू। इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा? इस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा अगर इसके पास चार्ज क्यू है? तो गॉस ने क्या बोला, अगर चार्ज क्यू है तो जो टोटल फ्लक्स पास होगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल पास होगा, वो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको याद करना है। अगर चार्ज क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पास होगा। अगर चार्ज क्यू, और सपोज करो ये Q1 है और एक है Q2,
ये पास होगा Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एक सरफेस है मेरे पास, इसमें चार्ज है, सपोज करो Q1 Q2 माइनस Q3 और Q4, तो सबको सम करोगे और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, वही फ्लक्स पास होगा, सिंपल। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 प्लस Q4, जैसा साइन दिया वैसा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, सिंपल है। जितने सरफेस के अंदर चार्ज रहेंगे ना, वो चार्जेस को ऐड कर दो अलजेब्रिकली, ठीक है। अलजेब्रिकली ऐड कर दोगे तो वो आपको आंसर दे देगा। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्टेटमेंट टोटल फ्लक्स एनक्लोज्ड इन अ सरफेस, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ध्यान से सुनना, द टोटल electric flux, the total electric flux enclosed, total electric flux in a closed surface, total electric flux in a closed surface, in a closed surface, total electric flux in a closed surface is equal to total electric flux in a closed surface is equal to, यहाँ पे जो Q by epsilon naught लिखा है ना मैंने, इसको आपको कैसे रीड करना है अभी, इसको कैसे रीड करेंगे, इसको रीड करते हैं इज इक्वल टू टोटल चार्ज, या फिर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ऐसा लिखते हैं इसको, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। मीनिंग समझाता हूं, अभी तो बता दिया, एनक्लोज्ड बाय सरफेस बोलने का मतलब, अभी अगर मैं तुम लोग के सामने 2x लिखूं, तो क्या मैं इसको रीड ऐसे कर सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ x, 2 टाइम्स ऑफ x, ऐसे रीड कर सकता हूँ ना मैं, 2 टाइम्स ऑफ x। तो यहाँ पे जो q बाय एप्सिलॉन नॉट है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू चार्ज, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मतलब जो चार्जेस होने चाहिए, जो चार्जेस होने चाहिए, जो चार्जेस होने चाहिए वो सरफेस के अंदर ही होने चाहिए, बाहर वाले सरफेस को काउंट नहीं करते। और ये इधर एग्जांपल देने की कोशिश की, अब इसका मतलब भी समझाता हूँ। देखो, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं ये स्टेटमेंट क्या बोलता है। स्टेटमेंट आना चाहिए, यहाँ पे इसका मैथमेट फॉर्मूला लिख दिया मैंने तुम लोग को। यहाँ पे ये जो है, ये टोटल चार्ज एनक्लोज्ड है, हाँ, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए, हैशटैग इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि गॉस लॉ is independent Gauss law is independent of the shape of surface, of the shape of given surface, अब मीनिंग सुनो इसका। मैंने आप लोग के सामने 4 सरफेस बनाए, सुनते जाओ बस। अभी मैंने आप लोग के सामने एक ये सरफेस बनाया, मैंने आप लोग के सामने एक ये सरफेस बनाया, मैंने आप लोग के सामने ये भी सरफेस बना दिया, और ये पता नहीं कैसा सरफेस है, शी सरफेस नहीं है ये 3 सरफेस बनाए मैंने, ठीक है। मैंने सरफेस के अंदर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी क्यू रखा है, यहाँ पे भी क्यू रखा है, और यहाँ पे भी क्यू ही रखा है। और तुम लोग को दिखाई दे रहा है कि तीनों शेप अलग अलग है। सपोज करो इसको मैंने स्क्वायर बोल दिया, स्क्वायर जैसा दिख रहा है, इसको मैंने सर्कल बोल दिया, ठीक है, और इसको मैंने रेक्टेंगल बोल दिया। और मुझे इतनी चीज तो दिखाई दे रही है कि तीनों का शेप अलग अलग है। पर अगर मैं आप लोग से आंसर पूछूं कि इसमें से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, देखो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इसमें से पास होगा, चार्ज क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा, और यहाँ पे भी चार्ज क्यू है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ही पास होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट था, एग्जाम्पल नंबर 1, कि इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, गॉस लॉ को शेप से फर्क नहीं पड़ता, गॉस लॉ को शेप से फर्क
नहीं पड़ता है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं, एक और चीज बता दूं, ये जो मैंने सरफेस जो नाम लिखे है ना, थोड़ा सा इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, नहीं तो फिर क्या है ना, कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सेकेंड को, मैं इसको स्क्वायर, अरे हे भगवान, मार दूंगा मैं इसको, शी, के प्रॉब्लम है के, या इसको रब भी कैसे करूं, मैं इसको स्क्वायर नहीं ले रहा, ठीक है, मैं इसको स्क्वायर नहीं ले रहा, मैं इसको रब कर देता हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसको स्क्वायर नहीं ले रहा, मैंने इसको रेक्टेंगल नहीं लिया, मैं इसको सपोज करो कि क्यूबॉइड ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये क्यूबॉइड अज्यूम करो, क्यूबॉइड, 3D सर्फेसेस, 3D सर्फेसेस के लिए अभी बता रहा हूँ, क्यूबॉइड, इसको आप स्फीयर ले लो, ठीक है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट नहीं बताना चाहता, इसीलिए मैंने यहाँ पे स्फीयर लिया, क्यूबॉइड लिया, और यहाँ पे मैं इसको क्यूब ले लेता हूँ, ये सब सर्फेस, ठीक है, ये याद रखना है। 3D सरफेस की बात कर रहा हूँ मैं, अभी 2D के लिए भी बताऊंगा, अभी फिलहाल 3D सरफेस की बात किया मैंने। मतलब अगर आपके पास जो शेप्स है वो रेगुलर शेप्स है, और आपने उसके अंदर रखा है एक चार्ज, चार्ज किस में रखा है, कंटेनर के अंदर रखा है, ठीक है, तो जो चार्ज रखा है उसको डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दोगे, काम खत्म, आंसर आ गया। एग्जाम्पल नंबर 2, यहाँ पे इररेगुलर अगर बॉडीज है आपके पास, जैसे ऐसा, ये 3D सरफेस अज्यूम करो, जैसे बलून, इसके अंदर अगर चार्ज है क्यू, या फिर चलो क्यू क्यू लेके पक गया मैं, अब कैपिटल क्यू लेता हूँ, तो अब इस 3D सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा, सिंपल क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये याद रखना है हम लोग को। अब एग्जाम्पल 3 सुनो, मैंने यहाँ पे कोई भी एक रैंडम बॉडी तो ले ली इस बार, ठीक है, अब चार्ज देखो कैसा, चार्ज कैसे लिया है मैंने, यहाँ पे क्यू लिया, और यहाँ पे Q1 ले लिया, यहाँ पे भी एक चार्ज लिया Q3, और यहाँ पे भी एक चार्ज लिया Q4। इस बार अगर मुझे टोटल फ्लक्स निकालना है पासिंग थ्रू द सरफेस, टोटल फ्लक्स या टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस, देखो यहाँ पे अच्छे से लिखा है एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जो चार्जेस सरफेस के अंदर है उसको ही काउंट करो, जो सरफेस के बाहर है उसको काउंट मत करो, जो सरफेस के अंदर है उसको ही काउंट करो, बाहर काउंट मत करो। सरफेस के अंदर कौन है, क्यू है और Q1 है, तो एल्जेब्रिक सम कर दो इसका, मतलब अगर मुझे अभी फ्लक्स निकालना है तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, Q प्लस Q0 को, Q1 को ऐड करूंगा और डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर Q4 और Q3 को क्यों नहीं लिया, सोचो, Q4 और Q3 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो सरफेस के अंदर नहीं आते, हाँ वो सरफेस के बाहर है, सरफेस के बाहर वाले चार्जेस कभी भी फ्लक्स नहीं बनाएंगे, सरफेस के बाहर वाले चार्जेस फ्लक्स नहीं बनाएंगे। सर फ्लक्स मतलब क्या समझाना चाहते हो, अरे भाई अगर मैंने बोला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या मैंने आप लोग को ये सिखाया था पॉजिटिव चार्जेस फ्लक्स बनाते हैं या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं रेडियल आउटवर्ड, तो देखो ना ये रेडियल आउटवर्ड फील्ड नहीं बनाएगा, ऐसे बाहर की तरफ ऐसा, सिमिलरली इसमें भी तो ऐसे ही होगा, ये रेडियली आउटवर्ड फील्ड बनाएगी, ये जो सरफेस है, और इसके साथ भी ऐसे होगा, तो फ्लक्स बन रहा है, तो अगर फ्लक्स बन रहा है, तो अगर फ्लक्स बन रहा है, तो मैंने फ्लक्स का फॉर्मूला ही नीचे लिख दिया तुम लोग के लिए। इसके साथ क्या हो रहा होगा, ये जो बाहर चार्जेस है ना Q3 और Q4, क्योंकि Q3 भी अपने आसपास फ्लक्स बनाएगा, देखो फ्लक्स कैसा बनाएगा, ध्यान से देखना, ये फ्लक्स ऐसे बनाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, जितना फ्लक्स इस पॉइंट से अंदर जा रहा है, उतना फ्लक्स इस पॉइंट से बाहर भी तो आ रहा है ना, तो जितना अंदर एंटर किया उतना ही बाहर एग्जिट कर लिया, इसलिए बाहर वाले चार्जेस सरफेस के साथ कोई फ्लक्स लिंक नहीं करते, इसलिए बाहर वाले चार्जेस सरफेस के साथ कोई भी फ्लक्स लिंक नहीं करते। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है मेरा, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है फ्लक्स के बारे में, यस। इसके बाद एकदम लास्ट चीज और इंपॉर्टेंट हाँ चीज सर। बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, वो लास्ट चीज क्या है। अब उसके लिए मैं आप लोग के साथ ना ध्यान से समझो इसको, ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैंने क्यूब ले लिया, सपोज करो, फिर से ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैं क्यूब ले रहा हूँ तुम लोगों के सामने, यहाँ पे मैंने क्यूब लिया, ठीक है, यहाँ पे क्यूब ले रहा हूँ मैं, जल्दी जल्दी, एक सेकेंड, ये मैंने क्यूब ले लिया आप लोग के सामने, ये लिया मैंने क्यूब, ठीक है, क्यूब के अंदर मैंने एक चार्ज रखा, अंदर एक चार्ज रखा, कैपिटल क्यू। क्वेश्चन आपसे पूछा है फ्लक्स बता दो एनक्लोज्ड, फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, या एनक्लोज्ड फ्लक्स एनक्लोज्ड बाय द क्यूब, ये क्यूब कितना फ्लक्स बना रहा होगा, सोचो कितना चार्ज है, कितना चार्ज है सर इस क्यूब के अंदर,
चार्ज कितना है इस क्यूब के अंदर? अरे एक ही चार्ज है ना, चार्ज एक ही, तो फ्लक्स कितना बनेगा? फॉर्मूला क्या है, अभी पीछे बताया, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और एक और चीज बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ये जो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इस सरफेस में से फ्लक्स निकल रहा है, वो पूरे सरफेस से पास हो रहा है, इधर 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 से पास हो रहा है, जैसे बना सकते हो वैसे पास हो रहा है ये, ठीक है, जैसे भी बना सकते हो तुम लोग वैसे इस सरफेस से फ्लक्स पास हो रहा है, जितना बना सकते हो उतना बना लो, जितनी लाइंस इमेजिन कर सकते हो ना उतनी लाइंस ड्रॉ कर लो। अब ये जो पूरी रेड लाइन दिख रही है, इसकी वैल्यू कितनी निकाली हम लोगों ने? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा आप लोग से, एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, एग्जाम में बोलेगा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन मेरा, एग्जाम में बोलेगा फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ओनली सरफेस वन, सरफेस वन, सरफेस वन मतलब ये जो फ्रंट सरफेस बोल रहा है ना, मैं आप लोग को नेमिंग कर दे रहा हूँ, सरफेस वन मतलब ये मैंने फ्रंट सरफेस को सरफेस वन बोल दिया, तो ये बोल रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, या ओनली सरफेस वन, ओनली वन, सरफेस वन में से फ्लक्स निकालने की बात कर रहा है। सरफेस वन में से फ्लक्स कितना आएगा? सरफेस वन में से फ्लक्स कितना आएगा? अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछूं, अगर मैं आप लोग को एक क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो ये क्यूब को मैं अभी थोड़े टाइम के लिए ऐसे बना रहा हूँ, यहाँ पे ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब अज्यूम करो, इस क्यूब में मैं बोल रहा हूँ टोटल फ्लक्स अगर मेरे पास है, ध्यान से सुनना, टोटल फ्लक्स मेरे पास है 60 वेबर, टोटल फ्लक्स कितना है? 60 वेबर। तो फ्रंट सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा सोचो, फ्रंट सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा? पूरे सरफेस में से पास हो रहा है 60 वेबर, तो खाली एक सरफेस में से कितना पास हो रहा होगा सोचो, पूरे 6 के 6 सरफेस में से अगर पास हो रहा है 60 वेबर, तो सिर्फ एक सरफेस से कितना पास हो रहा 10 होगा? 10 पास हो रहा होगा। क्या किया आपने? सर डिवाइड। डिवाइड बाय कितना किया? 6 किया, हाँ सर। डिवाइड बाय 6 किया, तो अगर इसको डिवाइड बाय 6 करूंगा, इसको क्योंकि डिवाइड बाय 6 किया तो 1 आया, इसको भी डिवाइड बाय 6 करूंगा तो 10 आएगा। सबको समझ में आया क्या? अगर टोटल 60 पास हो रहा है 6 सरफेस में से, 6 सरफेस में से 60 पास हो रहा है, तो एक सरफेस में से कितना पास होगा? जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाय 6 करो, जो भी नंबर है उसको डिवाइड बाय 6 करो। फिलहाल जो मेरे पास टोटल फ्लक्स है वो कितना है? फ्लक्स एनक्लोज्ड, ये कितना है पूरे क्यूब का? पूरे क्यूब का कितना है? देखो कितना लिखा है मैंने ऊपर, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिखा है, पर कोई एक सरफेस से बोल रहा है, सरफेस वन, तो टोटल आंसर को किससे डिवाइड कर लूं? 6 से डिवाइड कर लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन करने